हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 72 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। जैसे उत्तराखंड एक परिचय हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उत्तराखंड एक परिचय हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंतर्गत हमारा कुमाऊँ में चंद्र राजवंश, गढ़वाल में परमार वंश और गोरखा शासन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पहुँचे हैं, जिसमें हम लोग वन आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। और वन आंदोलन की भी काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं और हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं जहाँ पर को वन आंदोलन से संबंधित कुछ नियम, आंदोलन के बाद एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद कुछ नियम इसमें निर्धारित किए गए वनों से संबंधित, तो उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज इससे पहले भी मैं जो वीडियो है उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें वन आंदोलन से संबंधित कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ, जिसमें वनों में अग्नि से संबंधित हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी। तो आज हमारा कुछ इसके आगे का टॉपिक हमारा रहेगा, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में आधा छोड़ा था, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक तो कॉपी पेन लेकर आप लोग अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जहाँ पे को बीच में जो भी पॉइंट्स आपको नोट करने वाले लगे तो उनको आप साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या कोई भी पार्ट अभी तक नहीं देखा है या फर्स्ट टाइम आप लोग इस मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि हिमविद्या पाठशाला में विजिट करना है। वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंतर्गत 72 71 और 72 समथिंग कुछ पार्ट हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग आराम से बैठकर अपने सारे आप लोग सुनिए, देखिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है स्पेशली उनके लिए ये मैं सीरीज़ चला रही हूँ, ताकि उन बच्चों तक का ये वीडियो पहुँचे और वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। हमारा लास्ट जो ख़त्म हुआ था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ था, जहाँ पर को हम लोगों ने डॉक्टर आलोक पांडे के अनुसार हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी और इसमें वनों में आग लगा दी गई थी और जिसकी वजह से काफ़ी ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि वो लीसा संबंधित कोई व्यवहार कर रहे थे, जिसमें काफ़ी लीसा जल गया था और कुछ नए जो चीड़ के पेड़ उन्होंने लगाए थे वो भी काफ़ी संख्या में जल गए थे। तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। हमने लास्ट यहाँ पे कुछ छोड़ा था, जिसमें भवाली में संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने जंगलों में आग लगाई थी। जहाँ पर को जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, उस एरिया में इनको देखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, शुरू करते हैं। वन संरक्षण कुमाऊं वृत्त की रिपोर्ट के अनुसार 27 मई 1921 तक वनों में अग्नि संरक्षण के प्रयास व कुल जले क्षेत्र का विवरण इस प्रकार था। यानी कि 27 मई तक जो वनों में आग लगी हुई थी, उसमें कितने क्षेत्र जल गए थे और कितना नुकसान हुआ था पेड़ पौधों को, और वहाँ पे जो लीसे का जो व्यापार किया जा रहा था, यानी कि लीसे का टिप्पान जो कहते हैं, मतलब लीसा जो इकट्ठा किया जाता है कंटरों में, तो वो कितना नुकसान हुआ था उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। स्रोत हैं स्रोत हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर इन कुमाऊं, फाइल संख्या 157, बॉक्स संख्या 279, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजकीय अभिलेखागार, ठीक है। तो ये उस डिपार्टमेंट का नाम है और कुछ संख्या इसमें बताई गई है। डिबिल ने बद्रीदत्त पांडे पर सरकार के विरुद्ध सीधी कार्रवाई कर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया है। डिबिल, ठीक है, उस समय के वन अधिकारी कोई रहे होंगे, तो उन्होंने बद्रीदत्त पांडे कौन है मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं और कूली बेगार आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने पूरे कूली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1921 में इन लोगों को सफलता मिली थी मकर संक्रांति के दिन, जब इन लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर अपने कूली बेगार वाले जो रजिस्टर थे उनको नदी में बहा दिया था, ठीक है। बहुत फेमस आंदोलन है कूली बेगार, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद इनका इन्होंने किसका नेतृत्व किया? वन आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो वन आंदोलन का जब ये नेतृत्व कर रहे थे, तो डिबिल ने क्या करा, बद्रीदत्त पांडे पर सरकार के विरुद्ध सीधी कार्रवाई, सरकार के खिलाफ इन्होंने सीधी कार्रवाई कर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया, ठीक है। उनका यह कहना था कि अपनी मांगे सरकार द्वारा पूरी न होते देख
बोल्शेविकों की भांति बद्रीदत्त पांडे सीधी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो डिबिल का कहना ये था कि जो बातें इन लोगों ने अपनी रखी हैं और उनकी ये बातें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बोल्शेविकों की भांति क्या कर रहे हैं, ये अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल्शेविको क्या है, ये इसका जो मतलब है यानी कि एक रूसी भाषा से ये शब्द लिया गया है बोल्शेविको। इसका मतलब है कि बहुमत लेने वाला, ठीक है, बहुमत चाहने वाला, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके अपनी तरफ करने वाला और फिर क्या करना है, विद्रोह को भड़काने वाला। तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यही आरोप श्री गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, अनुसुईया प्रसाद पर भी लगाए गए हैं। गोविंद बल्लभ कौन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्र भारत के प्रथम, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गोविंद बल्लभ पंत का संबंध कहाँ से, उत्तराखंड से है, और ये उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुए थे। उसके बाद इन्होंने केंद्र सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपने अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही इन्होंने उत्तराखंड के सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी योगदान दिया है। जितने भी जो भी सामाजिक कार्य थे, अ, मतलब उत्तराखंड के जो भी सामाजिक कार्य थे, यानी कि समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते हैं, और पूरे भारत में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं। तो इनके इसी योगदान के लिए सरकार ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में ये जाने जाते हैं। हरगोविंद पंत ये भी कौन है, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। हरगोविंद पंत और अनुसुईया प्रसाद भी समाज सेवा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत तथा अनुसुईया प्रसाद पर भी ऐसे आरोप लगाए गए। इसी विषय पर डिबिल का भावनात्मक पक्ष भी सम्मुख आया, ठीक है। उनका कहना था कि अंग्रेज इस तरह की सीधी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा है, तथा प्रशासन में इस प्रकार की छूट देना अंग्रेजों के सिद्धांत के विरुद्ध है। श्री पांडे तथा स्वामी सत्यदेव के निकट संबंधों पर भी डिबिल ने आपत्ति जलाई, ठीक है, आपत्ति जताई। उल्लेखनीय है कि स्वामी सत्यदेव पर अल्मोड़ा जिले में कई जगह आगजनी भड़काने के आरोप लगते थे, ठीक है। जो आंदोलन होता था उसमें ये मतलब इस तरह की बातें भी होती थी कि जंगलों में आग लगा दी जाए। कौन से जंगलों में, चीड़ वाले जो जंगल होते थे, क्योंकि वहां पर को क्या होता था कि बहुत ज्यादा लीसे इकट्ठा किया जाता था। उनका कहना था कि लीसे से ज्यादा जरूरी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको क्या चाहिए, चौड़ी पत्ते वाले पेड़ों की उनको जरूरत है, क्योंकि वहां से क्या होता है, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी जो गाय हैं, पशु हैं, वो उनका सेहत अच्छी रहती है, साथ ही वो अच्छा दूध देती है, और उस दूध से फिर अच्छा घी बनता है। यानी कि ये एक यानी कि दूध अगर अच्छी मात्रा में मिलेगा तो वो दूध का व्यापार कर सकते हैं, और दूध से घी बनता है तो घी का व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ बातें थी। तो वो जो ज़्यादातर आग जो लगाई जाती थी, चीड़ के जंगलों में लगाई जाती थी, जहाँ पर को चीड़ से जहाँ पर को लीसा वगैरह निकाला जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे को लिखा गया है कि स्वामी सत्यदेव पर अल्मोड़ा जिले में कई जगह आगजनी भड़काने के आरोप लगते हैं, ठीक है। स्वामी सत्य देव भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, और काफ़ी कुछ कार्य किए इन्होंने स्वतंत्रता जब आंदोलन होते थे तो उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। मोतीराम बिजला कत्यूर, बद्रीदत्त बधु बूधानंद तथा हरिकिशन पांडे, पल्ला बोरारो पर आगजनी के आरोप लगाए गए, तथा सीपीसी की धारा 107 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, ठीक है, सीपीसी को समझ लेते हैं। सीपीसी जो होता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर को थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर को या तो ऐसा लिखा होता है कि CRPC, ऐसा लिखा होना था CRPC, तो यहाँ पर को आर मिसिंग हो गया है, तो ये CPC बना दिया। CPC एक सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, जैसे निचली अदालत पे कोई मुकदमा लगा है तो उस पे जो कार्यवाही होती है उससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ये जो CPC है वो CRPC कहने का मतलब है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर को लिखना था CRPC लिखा हुआ होना चाहिए था, CRPC की धारा 107 के तहत, ठीक है। 107 के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि
सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। किनके खिलाफ? जिन्होंने क्या किया था? आगजनी को बढ़ावा दिया था। अब सीआरपीसी की धारा 107 जो मुकदमा है वो क्या है उसको सभी समझ लेते हैं। यानी कि सीआरपीसी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सीआरपीसी मैंने जैसे लिखा था आगे, पहले आप लोग वैसे ही लिखिएगा, सीआरपीसी। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। इसका हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107। दंड प्रक्रिया संहिता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति को मतलब जब ये धारा लागू की जाती है, यानी कि धारा जब लगाई जाती है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता है, बल्कि उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए, यानी कि निश्चित समय, जो भी समय वो तय करती है सरकार या अधिकारी जो भी तय करते हैं उसको, तो एक निश्चित समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए 1 साल तक के लिए शांति बनाए रखने का एक बॉन्ड उनको भरना पड़ता है। ठीक है, जिनके खिलाफ ये धारा लागू की गई है, ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। जो भी उन्होंने कानून बनाया हुआ था उसके अनुसार क्या करना था, 1 साल के लिए उनको शांति बनाए रखने का एक बॉन्ड भरना था। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सीआरपीसी किस पे लागू की जाती है? जो शांति भंग करते हैं। ठीक है, विद्रोह के द्वारा जो शांति भंग कर रहे हैं, इसलिए उन पे 107 की धारा यहाँ पे को मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। परिषद की माला शाखा के बद्री दत्त तथा टोटा सीलिंग शाखा के सदस्य मोतीलाल और बद्री दत्त वैष्णव ने कोसी घाटी में सभा कर भाषण दिए कि यह सरकार अन्यायी है, जिसने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निरपराध लोगों को मार डाला, इसीलिए सरकार को समाप्त करना आवश्यक है। अच्छा, परिषद की माला शाखा और टोटा सीलिंग शाखा को समझ लेते हैं। ये चाय बागान से संबंधित शाखाएं मानी जाती है। यानी कि ब्रिटिश काल में, यानी ब्रिटिश काल में आप लोग औपनिवेशिक काल भी कह सकते हो। तो ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ चाय बागान बनाए थे। चाय बागान जो बनाए हुए थे वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में बनाए हुए थे, यानी कि उनको जो देख रेख थी, उनकी व्यवस्था, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, उसकी देख रेख के लिए कुछ इकाइयों में बांट दिया गया था। तो ये कुछ इकाई हैं, यानी कि जैसे माला शाखा एक इकाई हो गई, टोटा सीलिंग शाखा एक हो गई। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो चाय बागान की जो चाय बागान और कृषि जो क्षेत्र होता है, उसमें पौधों को क्या करना है, उनका संरक्षण करना है, उनकी देखभाल करनी है, और उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं, यानी कि चाय बागान से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उनको जैसे पौधों की देख-रेख करना, उनका संरक्षण करना और उन पे खाद वगैरह डालना, कीड़ों से बचाना, वहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहे हैं, उनका प्रबंधन करना, और जो चाय की पत्तियाँ वगैरह निकालते हैं, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। तो इसलिए ये शाखा का निर्माण किया गया था कि एक शाखा के अंदर कितनी इकाई, मतलब कितने क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये चाय बागान और कृषि व्यवस्था से संबंधित कुछ शाखाएँ यहाँ पे को निर्धारित की गई थी। तो उसमें जो बद्रीदत्त पांडे थे, उन्होंने टोटा सीलिंग शाखा के सदस्य थे, और मोतीराम तथा बद्रीदत्त वैष्णव ने कोसी घाटी में सभा कर भाषण दिए और और कहा कि यह सरकार जो है अन्यायी है, जिसने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निरपराध लोगों को मार डाला, इसीलिए सरकार को समाप्त करना आवश्यक है। ऐसी बात उन्होंने वहाँ पर को रखी थी। इसी अवधि में कोसी घाटी के वन कष्टों की जांच हेतु एक जांच कमेटी कौसानी में बैठी। इस पर स्थानीय जनता ने कमेटी का बहिष्कार किया। कमेटी अपना निर्णय देने में सफल नहीं हुई। इन दिनों परिषद की टोटा सीलिंग शाखा हर 15 दिन में सभा कर रही थी। कुमाऊं परिषद की ग्रामीण शाखाएं बहुत सक्रिय दिख रही थी, साथ ही असहयोग आंदोलन का भी का असर भी स्पष्ट देखा जा सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन आंदोलन में सिर्फ पुरुषों की ही हिस्सेदारी नहीं थी, बल्कि महिलाएं भी आगे आ रही थी। अधिकतर वन संबंधी कार्य महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है, और उनका वनों से सीधा संबंध होता है। इसी कारण वन कष्टों से महिलाएं दुखी थी। ठीक है, ये बात सच है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि वनों से ज़्यादातर कौन जुड़ी हुई थी? महिलाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि जंगल से घास लाना, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना, लकड़ियाँ लाना, ये सारे काम किसके होते थे? महिलाओं के होते थे। तो ये ज़्यादा परेशान थी। ठीक है, और इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया था। इसी कारण वन कष्टों से महिलाएं दुखी थी। वन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी थी। 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। 16 साल का गंगवा उन अनेक लड़कों में एक था जिसने आंदोलनकारियों द्वारा वनों में आग लगाने का कार्य
जिन्हें आंदोलनकारियों द्वारा वनों में आग लगाने का कार्य सौंपा गया था। तल्ला कत्यूर के डोबा गांव के चरण सिंह टंकगढ़िया तथा अन्य 4 ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलनकारियों तथा एक जोगी के भाषणों से प्रभावित होकर वनों में आग लगाई। समाज के सभी वर्गों ने आंदोलनों में भाग लिया। बेगार आंदोलन में जितनी सक्रिय भूमिका गांवों में प्रधानों ने निभाई थी, उतनी ही वन आंदोलन में किसने निभाई थी? सैनिकों ने निभाई थी। गढ़वाल जिले में वनों में आग मुख्यतः अवकाश पर आए सैनिकों द्वारा लगाई गई और 99% जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ, अतः शासन द्वारा उन्हें पकड़ पाना एक असंभव कार्य था। ठीक है। 39वीं गढ़वाल राइफल के 4 सैनिक वन अधिकारियों पर हमला करने तथा उन्हें धमकाने के आरोप में पकड़े गए। उत्तरायणी मेले के बाद अवकाश प्राप्त सैनिकों ने अल्मोड़े की कोसी घाटी के गांवों में कुमाऊं परिषद की शाखा खोलने में मदद की। अपने भाषण में एक सैनिक बद्री दत्त वैष्णव, जो टोटा सीलिंग शाखा से जुड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि सरकार राजा नहीं है, बल्कि बनिया और राक्षसी राज है और इसका सम्राट रावण है। इन्होंने अपने सैन्य जीवन के संस्मरण को सुनाते हुए कहा कि यूरोप में जहाँ वो घायल था, यानी कि वो एक सैनिक थे और यूरोप में अपनी सेवा दे रहे थे, तो उन्होंने वहाँ की एक बात शेयर की है कि यूरोप में जहाँ वो घायल था, वहाँ हमारा हाल जानने ब्रिटिश सम्राट अस्पताल में आए थे और हमारे कष्टों के बारे में पूछा, तो मैंने पटवारियों और पतरौलों के विरुद्ध शिकायत की, लेकिन इन कष्टों को कम करने के स्थान पर रॉलेट एक्ट तथा मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। उन्हीं अन्यायी सरकार ने जलियांवाला बाग में निरपराध लोगों को मार डाला। मामला जब विचार हेतु इंग्लैंड भेजा गया तो निराशा हाथ लगी। फलस्वरूप भारतीय नेताओं को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए जनपद अल्मोड़ा में दमन चक्र चलाया। बच्चों से बूढ़ों तक को संदेह पर गिरफ्तार किया जाने लगा। सैकड़ों लोग जेल में ठूस दिए गए, पर आंदोलन में कहीं कोई अवरोध दिखाई नहीं दे रहा था। प्रमुख नेता मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, कृष्णानंद उप्रेती आदि तथा ग्रामीण क्षेत्रों से विशेषकर बोरारो तथा कत्यूर घाटी के लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया जाने लगा। अधिकारी वर्ग कुली बेगार के बंद होने से रुष्ट थे और उन्होंने कहा कि यह आग प्रजा के असहयोगियों के कहने पर लगाई गई है। मोहन सिंह मेहता के रूप में कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च के तीसरे सप्ताह में धारा 107 के अंतर्गत हुई। धारा 107 क्या थी, मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ। CRPC वाली जो धारा 107 थी, उसकी बात यहाँ पर वो हो रही है, यानी कि शांति भंग करने के अंतर्गत। ठीक है, वहाँ पर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 21 मार्च को उनकी मर्जी के खिलाफ 6,000 रुपये की जमानत दी जाने की वजह से वो छूट गए थे। यह आंदोलन जनता के पारंपरिक अधिकारों की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरी ओर मुख्यतः वाणिज्यिक दोहन वाले वनों, लकड़ी और लीसे के लिए प्रयुक्त चीड़ वनों को ही जलाया गया था, यानी कि चीड़ वाला जो जंगल था उसको जलाया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा तथा नैनीताल में यह आंदोलन मुख्यतः उन स्थानों पर तीव्र था जहां सड़कों का विस्तार था तथा जहां वनों का व्यापारिक दोहन हो रहा था, जहां पुनर्जीवित वन क्षेत्र नष्ट हो गए थे तथा चीड़ के पेड़ों से बने 11,50,000 लीसे निकासी द्वारा तथा 24,37,500 किलोग्राम लीसे को नष्ट कर दिया गया और 25 वर्ष से बड़े धैर्य और निष्ठा से अनवरत प्रयास से 1 लाख पनपते हुए पेड़ों तथा उन्नत वनस्पति का विनाश हुआ था। यह अग्निकांड मात्र विनाशकारी अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि आंदोलनकारियों ने अपने उद्देश्य को भलीभांति समझाते थे। गरीब आदमी के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, चीड़ की अपेक्षा चौड़ी पत्ती वाले, यानी कि चीड़ की अपेक्षा चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की मांग उनकी ज्यादा थी कि चीड़ से अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपना चीड़ से जो लीसा वगैरह निकलता है उसका जो व्यापार वो लोग कर रहे थे, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले जैसे हो गए बाज हो गए और एक और होते हैं, तो उससे क्या होता है कि गाय भैंसों के लिए चारा इकट्ठा होता है जिससे वो अच्छा दूध देती है और घी अच्छा बनता है। तो वो ये बात कह रहे थे वो लोग को चौड़ी पत्ती वाले वन थे को बचा लिया गया था। वन आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय वन समस्याओं पर केंद्रित प्रतिरोध ही नहीं था, बल्कि इनका फैलाव राष्ट्रीय संग्राम के समकालीन लहरों को भी स्पर्श कर रहा था और कहीं ना कहीं उनके हिस्से में रूपांतरित होता जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, वन पंचायत जनाक्रोश तथा आंदोलनात्मक रूप देकर सरकार ने 13 अप्रैल 1921 में एक समिति का गठन किया। ठीक है, इसमें क्या था इस समिति का गठन, इस समिति का नाम क्या था, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। ठीक है, कब हुए थी इस समिति का गठन, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये
13 अप्रैल 1921 में समिति का गठन किया गया था, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। तो इसको आप लोग ज़रूर से नोट कीजिएगा। आपके जो वन संबंधी जो एग्ज़ाम होते हैं ना फॉरेस्ट गार्ड वाले, तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना है, ठीक है? जिसके अध्यक्ष पी वैंडम वैंडम थे, ठीक है? जिसके अध्यक्ष कौन थे? पी वैंडम थे। इस समिति का इस वाले नाम को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? पी वैंडम, ठीक है? ये नाम आप लोग चेक कर लेना सही लिखा है नहीं, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इस समिति का उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों तथा शिकायतों को का अन्वेषण करना था। अब ये समिति क्या कार्य कर रही थी, क्या-क्या इन्होंने सुधार किए थे और कौन-कौन से नियम ये लेकर आई थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? इस वाली जो समिति का जो गठन किया गया था, इससे काफ़ी मात्रा में राहत और संतुष्टि मिली थी। किनको? वन आंदोलनकारियों को, जो स्थानीय जनता थी उनको काफ़ी राहत मिली थी। ठीक है? इस समिति का उद्देश्य जनता की व्यापक वन कष्टों और शिकायतों का अन्वेषण करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में सरकार को सौंपी, जिसमें समिति ने ग्रामीणों को कुछ अधिकार देने तथा कुछ वनों को उनके लिए खोले जाने की संस्तुति की, और यह भी परामर्श किया कि ग्राम सीमा से आधे मील के अंदर वन विभाग का पत्थर नहीं रखा जाएगा, ठीक है? चाहिए तो खेतों से सटे मुंडरों को हटाकर फिर से सीमांकन किया जाएगा। खेतों से सटे मुंडर यानी कि जो एक सीमा लाइन जो बना दी गई थी, जो पत्थर जिनकी बात की जा रही है, सरकारी कुछ पत्थर होते हैं, उसमें कुछ चिन्ह बना के लगा दिए गए थे कि ये जो एरिया है, ये संरक्षण एरिया है, इसके अंतर्गत आप लोग कोई भी स्थानीय निवासी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ इसको कोई नुकसान पहुँचाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो उन मुंडरों को हटाकर फिर से सीमांकन किया जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही, इस समिति ने कही। समिति की सिफारिश पर लोगों पर लगे मुकदमे वापस किए गए, ठीक है? किए गए, लेकिन मुकदमे रद्द करने से पहले 549 व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका था, जिसमें 45 व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आगजनी तथा 504 आग बुझाने से इनकार के लिए दंडित किए गए थे। सरकार ने समिति की कई संस्तुतियां स्वीकार कर ली, ठीक है? समिति ने इनके लिए 3 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल का भ्रमण किया, ठीक है? समिति ने 2 बड़े प्रश्नों को केंद्र में रखकर कार्य करना शुरू किया। अब वो क्या बातें थी जिनको केंद्र में रखकर उन्होंने कार्य करना शुरू करा, और दोनों तरफ की बराबर बात को सुना, और स्थानीय लोग जो वन आंदोलनकारी थे उनकी कौन सी बातें इसमें पूरी की गई और किस तरीके से इनको संतुष्टि मिली। पहली जो बात है वो क्या है? 1911 में सिविल वनों को आरक्षित करने के संबंध में बनी नीति पर कुमाऊं के पर्वतीय पट्टियों के लोगों की शिकायतों की छानबीन करना। दूसरा, सरकार को अपनी रिपोर्ट देना कि उक्त नीति नियमों आरक्षण प्रावधानों में क्या संगत बदलाव किए जाने चाहिए ताकि वे जन स्वीकृत हों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आलोक पांडे लिखते हैं कि समिति ने अल्मोड़ा में 16 से 27 मई 2021 सॉरी 1921 और गढ़वाल में 28 मई से 19 जुलाई 1921 तक भ्रमण किया, ठीक है? कब से कब तक किया? 16 से 27 मई 1921, ठीक है? 16 से 27 मई 1921 में कहाँ पे? अल्मोड़ा में भ्रमण किया। उसके बाद गढ़वाल में कब किया? 28 मई से 19 जुलाई 1921 तक भ्रमण किया, और 10 मई से 25 अगस्त तक रानीखेत में भ्रमण करने के बाद लोगों के बयानों को दर्ज किया, और कुल 5040 लोगों से बात करी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपनी बात रखी, और समिति का अपने भ्रमण के दौरान बहुत स्वागत भी किया। समिति ने अपने कार्य को आरोपों और अभिकथनों व समिति ने अपने कार्य को आरोपों और अभिकथनों व शिकायतों को दर्ज करने तक ही सीमित रखा, ठीक है? राजस्व व वन कर्मियों की अपनी राय व सुझावों को दर्ज करने के लिए भी मौका दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समिति ने पाया कि जनता का कष्ट ब्रिटिश सरकार की तथाकथित वैज्ञानिक तकनीकी के कारण है। लोगों की समस्या वन विभाग के द्वारा ईंधन एवं चारे के लिए वृक्षों की शाखाओं को काटने पर प्रतिबंध, पशुचारण पर प्रतिबंध, वनों के मुंडरों यानी कि वन विभाग के जो पत्थर होते हैं का अधिकतर खेतों और घरों के पास तक बना होना, नियमों और नियंत्रणों को लागू करने के लिए पत्रोलों यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति और उनका महिलाओं और बच्चों से निरंतर हस्तक्षेप, वन विवाद की बढ़ती संख्या जो या तो लंबित होते हैं या आपराधिक न्यायालयों में लड़े जाते हैं, नाप भूमि को भी आरक्षित क्षेत्र में शामिल करना, और कई मामलों में अपर्याप्त या कुछ भी मुआवजा न देना, आरक्षित वन क्षेत्र में खेती विस्तार पर प्रतिबंध, अग्नि सुरक्षा के नियम आदि, ठीक है? तो ये
काफ़ी चीज़ें थी जिन पे इन लोगों ने कार्य किया था इस समिति ने। विभिन्न पहलुओं पर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रांतीय सरकार को 28 अक्टूबर 1921 को प्रेषित की। अतः समिति ने बाँस व कुकाट के वृक्षों पर लगे प्रतिबंधों तथा पशुओं के चरने संबंधी प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव दिया, लेकिन इसमें आरक्षित क्षेत्रों के पुनर्जनन क्षेत्रों को नहीं रखा गया। ठीक है। समिति ने ग्रामीणों को कुछ अधिकार देने तथा कुछ वनों को उनके लिए खोले जाने की संस्तुति की और उन्होंने यह भी परामर्श किया कि ग्राम सीमा से आधे मील के अंदर वन विभाग का पत्थर नहीं रखा जाना चाहिए। खेतों से सटे मुंडरों को हटाकर फिर से सीमांकन किया जाना चाहिए। सरकार ने समिति की कई संस्तुतियां स्वीकार कर ली। ठीक है। कई वनों को ग्रामीणों के लिए खोल दिया गया तथा कई कठोर नियमों को सरल बना दिया गया। वनों की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। वनों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। अब दो श्रेणी है इसमें मेन। तो पहली श्रेणी क्या है? वे वन जो व्यावसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है परंतु हिमालय के जल ग्रहण क्षेत्रों और मुख्य नदियों से सतत जल प्रवाह के लिए आवश्यक है। इस प्रकार के वन नैनीताल पहाड़ों की गघाड़, भाटकोट, दूधातोली की बाज की वन और अल्मोड़ा व गढ़वाल उत्तरी बाज वन थे। ठीक है। इसमें कुमाऊं के वास्तविक निवासी के लिए अपने हक व छूट का उपयोग करने पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है। यह वन जिला मजिस्ट्रेट के सीधे नियंत्रण में रखे गए थे तथा इन पर कुछ निम्न के प्रतिबंध इसमें लगाए गए थे। तो क्या थे वो? अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी आरक्षित वृक्ष को काटा नहीं जाएगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या इसमें दी गई है कि चिन्हित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है। तीसरी बात इसमें कही गई थी कि ऐसे वनों में गांवों के शिल्पियों, काष्ठ कलाकारों की आवश्यकता से अधिक वन उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकती। ये तो पहला श्रेणी थी। अब दूसरी श्रेणी में क्या चीज़ें दी गई इसको पढ़ लेते हैं कि दूसरी श्रेणी थी उस समिति की। ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। चीड़, साल, देवदास, सुरई, कैल, रासुला के वन जो व्यावसायिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण थे, ऐसा होने वाले हैं। ऐसे वनों को वन विभाग के अंतर्गत रखा गया था। इसके प्रबंधन के कुछ उद्देश्य हैं। इसमें क्या है कि अधिकार प्राप्त लोगों की आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है। दूसरा है चीड़ वन से इमारती तथा लीसा व बांस के वृक्षों से ईंधन तथा चारकोल प्राप्त करना। ठीक है। चीड़ वन से इमारती लकड़ी भी प्राप्त की जा सकती है। लीसा और बांस के वनों से ईंधन तथा चारकोल प्राप्त करना। ठीक है, ये इसमें दिया गया है नियम। तीसरा इसमें दिया गया है कि वनों को घना करना तथा गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही पुनर्जनन का सामान्य विस्तार करना। ठीक है, तो ये भी कार्य किए गए। वनों से अगर आप ईंधन वगैरह ले रहे हो, चारा वगैरह ले रहे हो, पत्ते काट रहे हो, तो उसके बदले आपको पुनर्जनन की ओर भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। मृदा अपरदन को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समिति की सिफारिश पर आधारित सुविधाएं तथा नए नियम 15 मार्च 1922 को जारी किए गए। ठीक है। समिति की सिफारिशों के अंतिम भाग में यह कहा गया कि सन 1911 से 17 ईस्वी के जंगलात बंदोबस्त से जो तकलीफें हो गई थी उनके दूर हो जाने से समस्त ग्रामीणों में संतोष फैल जाएगा। फॉरेस्ट ग्रीवेंसेज कमेटी का मुख्य उद्देश्य श्रेणी वनों को राजस्व विभाग के अंतर्गत करके ग्रामीणों को वनों में काटन हेतु स्वतंत्रता प्राप्त करना। थोड़े समय के लिए ग्रामीणों को इस योजना ने थोड़ा फुसलाया जरूर, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम शीघ्र सामने आए। श्रेणी वन का पतन होने लगा। स्वतंत्रता के बाद सरकार को उनकी गलती समझ में आ गई तथा दिनांक 17/11/1964 के आदेश से श्रेणी वन के नियम के जो वन थे वन विभाग के अंतर्गत किए गए। ठीक है। तो ये हमारा आज तक का टॉपिक यहाँ पर तक था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आगे वन आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नियम इसमें तय किए गए, कौन कौन से सुधार इसके अंतर्गत किए गए, ताकि जनता भी असंतुष्ट ना हो और सरकार भी अपना कार्य अपनी व्यवस्था को चलाए। तो वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर तक का आप लोगों का ये था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सभी नोट्स यहाँ पर से तैयार कर लिए होंगे। जो मेन जो समिति थी फॉरेस्ट ग्रीवेंसेज कमेटी, तो इसका नाम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और कब इसका गठन हुआ था इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। साथ ही इनके कौन अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष इनके कौन थे, वो भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नहीं करा होगा तो दोबारा से देखिएगा वीडियो को और नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम के पर्पज से।
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके पास बुक्स नहीं है और जो तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।